नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 2 फरवरी और कल ही हमारा बजट भी प्रोड्यूस हुआ है। बजट का डिटेल एनालिसिस और वीडियो आपको पूरी अवेलेबल कराई जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और वो भी जल्दी ही आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आईशे या फिर ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी पे काफी न्यूज चल रही है। शिकायत अपील की समितियां, T+1 समझौता और सुंदरबंस के बारे में। सबसे पहले है सुंदर वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट, देखो महिला सशक्तिकरण अगर शब्द की मैं बात करूं तो ये महिला सशक्तिकरण किस एस्पेक्ट में आप कहेंगे कि अब हम कैसे कहेंगे महिला सशक्तिकरण में जो है वो मदद मिली है या विमेन जो है वो एक्चुअली में एम्पावर्ड हुई है। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिल सकता है, हमें मिलता है कि बहुत सारी वुमेन ऑफिसर्स की कमांड में पोस्टिंग्स यहाँ पे देखने को मिली। 108 वुमेन ऑफिसर्स ऐसी हैं जो सिलेक्ट की गई हैं कर्नल पोस्ट के लिए। उसके बाद वो जो है आगे अपनी सर्विसेज में, अपनी सेवाओं में यहाँ पर अलग अलग कमान यहाँ पर संभालने के लिए एलिजिबल है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से विमेन जो है वो इंक्लूड की गई है। पहले लघु सेवा आयोग, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ गई थी, लेकिन परमानेंट कमीशन नहीं मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उनको परमानेंट कमीशन भी अलाउ कर दी गई है। सुना होगा आप लोगों ने इस चीज के बारे में। तो वुमेन जो है उनको परमानेंट यहाँ पे नहीं मिलता था, बस यही था कि जब अपना उनका 16 या 18 साल की यहाँ पर सर्विसेज कंप्लीट हो जाती थी, उनको इतनी सर्विसेज देनी होती थी कर्नल बनने के लिए, कॉलोनल बनने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर कम से कम उनको इतना सर्विसेज दे करके बन सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है, अगर वो कर्नल के रूप में यहाँ पर उनको बना दिया जाता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सेना को कमांड करने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। और उसके बाद ये जो है और आगे जो ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल जैसी उच्च रैंक में जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाती हैं। और ये इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो वुमेन सशक्तिकरण के लिए काफी बड़ा स्टेप है। पहले क्या होता था कि सबसे ज्यादा जो कमांड एक यूनिट होती थी, एक कोई भी एक इकाई है उसकी कमांड संभालने के लिए हमेशा जो है वो किसको चूज किया जाता था, पुरुष सेना अधिकारी को। यहाँ पर पुरुष सेना अधिकारी के साथ साथ महिला सेना अधिकारी भी यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं कि महिला अधिकारी कर्नल या उससे आगे तक पद तक पहुंची नहीं थी, लेकिन वो दो दो ही शाखाएं, जैसे महिला न्यायाधीश और सेना शिक्षा कोर के रूप में ही उनको आगे जो है वो एक आगे ग्रांट एक मिला करता था। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम था, वो फील्ड वर्क, ग्राउंड वर्क जिसको हम कहते हैं ना, वो नहीं। तो इस सब के बाद इनको ये भी अलाउ किया गया। तो ये पूरा आपको जो है समझना है, सिर्फ इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। मेल ये जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, उस मेंस के एग्जाम में इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो किसी भी, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें ये आपसे सवाल किया जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, हाँ ये डेटा अब आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स के लिए। अब आप जो नोट्स बना रहे हैं अपने, उसमें लिखिए, अपने नोट्स में लिखो। क्या लिखोगे, सबसे पहले आईशे लिखो। आईशे की फुल फॉर्म लिखो, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, और फिर उसमें लिखो कि ये किसके लिए होता है। ये 2011 10-11 से सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के अंदर, जितने भी हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट जो हायर एजुकेशन देते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं,
उनके ऊपर सारा एक डेटा तैयार किया जाता है। उनका एक सर्वे है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट के नाम, वहां पे कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, उनका पैसा कैसा आता है, उनका रिजल्ट कैसा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का कैसा है, सब कुछ का सर्वे यहाँ पे चेक किया जाता है। आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, आयशे का डेटा में कितना % वृद्धि हुई है स्टूडेंट के एनरोलमेंट में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको पहली बार कब कंडक्ट किया गया था। समझ रहे हो। और इनका डेटा क्या है वो भी आपको बस एक पढ़ना है, आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, सुन लीजिएगा इसके बारे में। डेटा कहता है कि पूरे इंडिया में 7.5% स्टूडेंट के एनरोलमेंट्स में इंक्रीमेंट आया है। प्लस डेटा में 2 लाख ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट देखने को मिले हैं पिछली बार से ज्यादा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिले हैं, और 6 लाख करीब अदर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स भी देखने को मिले हैं। तो ये आपको लिखना है इसमें कि ये सब लोगों को देखने को मिला है। और धीरे धीरे जो है एससी स्टूडेंट्स का जो प्रपोर्शन है वो 14.2% पे गया और पहले 14.7% हुआ करता था। मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो प्रपोर्शन है वो भी अनुपात यहाँ पे कम हुआ है, 4.6% हुआ है 5.5% से। ठीक है, ये आपको लिखना है। और नंबर ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है इनका भी यहाँ पर 79, पहले 92,000 करीब था, अभी 79,000 हुआ है। लेकिन फीमेल की जो एनरोलमेंट है वो पहले के ईयर्स में कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज हुई है, पहले 45% हुआ करती थी, अब 49% हुई। और अगर हम अंडर ग्रेजुएट यूजी लेवल पे बात करें तो सबसे कॉमन सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, सबसे ज्यादा जो है बच्चे बीए करते हैं, और उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस बीएससी करते हैं। और वुमेन एनरोलमेंट जो है वो ज्यादा रही है, बीटेक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम रही है। वुमेन की बीटेक और इंजीनियरिंग, आप लोगों को भी पता है कि वुमेन जो है वो इंजीनियरिंग में बहुत कम जाती हैं, तो उसी रिस्पेक्ट में वुमेन की एनरोलमेंट इसमें थोड़ी सी कम हुई है। और अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में जो ये ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, इसके लिए सरकार ने यहाँ पर कोशिश बहुत करी है कि खर्चा ज्यादा बढ़ाया जाए हायर एजुकेशन पर। और अभी जो है अभी उतने पे स्थिर रुका हुआ है, 1.3 से 1.5% के करीब ही है। हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है वो ये पूरी कोशिश भी कर रहा है कि हम यहाँ पर उनको प्रवेश जो है वो ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन वही अभी अभी इसमें और ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, प्लस इसमें कोशिश भी की जा रही है कि नए शिक्षण पदों को यहाँ पर इंक्लूड कराया जाए। और अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड की, तो क्यूएस जो एक रेटिंग आती है उसमें टॉप 500 के अंदर भारत के सिर्फ 8 विश्वविद्यालय हैं, जिसके अंदर आईआईटी मद्रास, बेसिकली सारी ज्यादा से ज्यादा तो आईआईटीज ही इंक्लूडेड है। प्लस जो हमारे रिसर्च पर्पस के लिए बनते हैं ना, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो बहुत कम है भारत के अंदर, तो उनका प्रपोर्शन काफी कम है। और बहुत ज्यादा गैप है भारत के अंदर, जो यहाँ पर विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है और जो आवश्यकता है उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे अच्छी नहीं है भारत में, आप भी जानते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स चलाते हैं, जो पूरा का पूरा वहां पर अपने हिसाब से देखते हैं। और वहां पर स्टूडेंट्स जो है वो अपना कैंपेन्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और धीरे धीरे करते वो स्टूडेंट सीधा अपना पॉलिटिक्स में ही चले जाते हैं, है ना। और यूजीसी का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से बहुत कम ही ऐसे नंबर ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्चुअली में इसके हिसाब से चल रही हैं, और इसी वजह से वो पूरी टॉप यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए जो ये AISHE का पूरा एक सर्वे किया गया है वो यही बताता है कि हमें एनरोलमेंट्स को और इंक्रीज करने की जरूरत है, और एफिलिएटेड कॉलेजेस और ज्यादा बनाने की जरूरत है, ताकि उनको भी ग्रांट्स यहाँ पर मिल सके और इसको बना करके लोगों को शिक्षा और ज्यादा प्रोवाइड करे। तो इसके लिए एक, अगर आगे की हम बात करें तो कैसे करेंगे, देखो भाई जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आप लोग भी जानते हैं बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगता है, और पूरा पूरा बनने में, हर चीज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यही है कि इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। पहली चीज तो इसका जो पूरा एक कार्यक्रम है इसको काफी ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो खाली चल रहा है उसको ठीक करा जाए। टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा बेटर किया जाए, बच्चों के साथ और ज्यादा जुड़ने की कोशिश की जाए। और जो स्किल के बीच में गैप चल रहा है,
तो उसको भी देखा जाए, और टीचर्स का यहाँ पर जवाबदेही लेके आई जाए कि भाई टीचर्स ने कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, हर एक चीज का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी की नीड है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी अभी जो इसको लेकर के आया भी गया था, उसमें भी बोला गया कि हमें किस तरीके से बच्चों को डेवलप करना है, जो अपनी सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक क्षमताओं के साथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। इससे क्या होगा ना कि विश्वविद्यालय जो है वहां पर उनको और ज्यादा यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड करने की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, न्यूज में है, तो मैं इसमें बताऊंगी आपको प्रीलिम्स के लिए अपना जो आपका एमसीक्यू पेपर है उसमें क्या लिखना है। आप भी जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। पहली बात तो ये बता दूं कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर ये बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में की गई थी, तो क्या करना चाहिए, इसको अब रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसका बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1947 में जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड होता है, तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी रिवर को भी दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत थी, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर डिपेंडेंट है इंडस वाटर रिवर सिस्टम के ऊपर। अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए दोनों को ही यहाँ पर इक्वल अमाउंट में इसकी जरूरत है। तो दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के पास जो है वो अप्लाई करा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर आता है दोनों को मीडिएटर बनने के लिए और यहाँ पर उसके बीच में सॉल्यूशन निकालने के लिए। और फाइनली 1960 के अंदर ये तय किया जाता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान, दोनों के बीच में यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के भी यहाँ पर आते हैं, WAB इलिफ। तीनों के बीच में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे साइन की जाती है, जिसमें क्या बोला जाता है कि इंडस रिवर और इंडस की और दो ट्रिब्यूटरीज झेलम और चनाब, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जबकि ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी इंडिया के पास ही रहेगा। प्लस यहाँ पे ये ट्रीटी जो है वो ये कहती है कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये वाली रावी, ब्यास, सतलुज, इसका पानी भारत अपने तरीके से कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज रहेगा। लेकिन जो ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, इंडस, झेलम और चनाब, देखो इंडस रिवर इंडिया से नहीं निकलती, पाकिस्तान तिब्बत से निकलती है, लेकिन जो झेलम और चनाब है उसका ओरिजिनेशन इंडिया से ही होता है। झेलम वेरीनाथ स्ट्रीम से निकलती है और चनाब जो है वो एक पास है, रोहतांग पास, वहां से निकलती है, चंद्रभागा रिवर के मर्जिंग से। तो वहां पर ये बोला गया कि इंडिया ने अलाउ किया था कि वेस्टर्न रिवर्स का पानी आप क्यों यूज करेंगे, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, रिक्रिएशन एंड नहाने धोने के लिए, मनोरंजन के लिए और स्वच्छता के लिए। आप वहां पर गैर उपभोग उपयोग्य नेविगेशन के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए, मछली पकड़ना, बाढ़ नियंत्रण, डैम बनाना, इसके लिए आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए आप इस्तेमाल करोगे, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप जो है धारा को रोक के बिना आप ये काम करने की अनुमति दे रहे हो। बाकी आप कृषि उद्योग, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफ लाइन है इंडस, तो इन सब के लिए अलाउ कर दिया गया था। और उसी के लिए यहाँ पर क्या सेटअप की गई थी, एक परमानेंट इंडस कमीशन का सेटअप किया गया था, स्थायी सिंधु आयोग, जिसके तहत दोनों के बीच में सूचनाओं और सहयोग का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के इसमें आयुक्त लोगों को यहाँ पे लेके आया जाएगा और संधि में यहाँ पर विवाद का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। दोनों को यहाँ पर जल का आवंटन दिया जाएगा, जिसके बाद जो है मतभेद यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। अगर कोई अगर मतभेद आ जाते हैं, जिसको मध्यस्थता का न्यायालय नाम दे करके सॉल्व करवाया जाएगा। और इसी में सबसे बड़ा रोल आएगा वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो मीडिएटर बन करके ट्रीटी साइन कराई है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है वो डिसाइड करेगा। अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो दोनों के बीच में वर्ल्ड बैंक यहाँ पर अपना सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रीटी साइन होती है। वर्ल्ड बैंक का भी रोल आता है, से मध्यस्थता का न्यायालय भी यहाँ पे बनाया जाता है, जिसके अंदर कौन लोग होंगे, जिसमें कुछ विशेषज्ञ होंगे जो यहाँ पर कार्यवाही करके दोनों पार्टी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करके एक सॉल्यूशन निकाल के उसका मतलब समाधान निकालेंगे। उस पूरी चीज का जो समाधान निकालना है वो निकाला जाएगा इसी के तहत यहाँ पर। फिर उसके बाद इस ट्रीटी में और क्या होगा, इसमें सीधा सीधा क्या बताया गया है कि इंडिया का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर है, जो कि रावी, ब्यास, सतलुज है, और पाकिस्तान का अधिकार है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर। सादा सीधा बता दिया गया। इसमें बोल दिया गया कि आपको यहाँ पर जो है मध्यस्थता का एक कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा,
और वो मध्यस्थता का कोर्ट यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल होगा। दोनों देशों के बीच में क्या होगा, जल के बंटवारे की जो टेंशन चल रही है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। इसी से क्या है, इसी में और क्या क्या चीजें हैं, बात क्या है, अभी जो है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं बना सकते। जैसे हम लोगों ने किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, कई बार इसमें टेक्निकल टर्म्स भी आ जाते हैं जिसके बीच जो है अक्सर मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक को फिर से आना पड़ता है। बाकी आप जानते हैं मिसट्रस्ट, राजनीतिक अविश्वास दोनों के देश में, बिल्कुल दोनों देशों में आपस में विश्वास का जो है वो एक बना ही हुआ है। भारत के प्रति अपने संदेह के कारण पाकिस्तान किसी भी परियोजना के प्रति एक तकनीकी पहलू पर अतिरिक्त पैनी नजर रखता ही है हमेशा। और वहां पर इस संधि का कश्मीर के लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर विरोध किया, क्योंकि उनके हिसाब से जब आप इस ट्रीटी को फाइनलाइज साइन करा रहे थे तो आपने किसी भी कश्मीरी या फिर उनके विचारों का कुछ भी यहाँ पर पूछा नहीं है, कोई भी परवाह नहीं की गई है। प्लस पर्यावरण संबंधी यहाँ पर भी चीजें हैं। पाकिस्तान ने कई बार बोला है इसके ऊपर कि जो डैम्स इंडिया बना रहा है वो हमारे जो हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, नाजुक है, उसके ऊपर भी काफी बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि चाइना अभी यहाँ पर कुछ नहीं, जबकि यहाँ पर सतलुज, सतलुज का पुराना नाम क्या है, सत्ताद्री, और जो ये है इंडस, इंडस सिंधु नदी, ये दोनों नदियां चाइना से निकलती हैं, दोनों की दोनों। चाइना के मानसरोवर, लेक मानसरोवर से, इंडस रिवर लेक मानसरोवर से निकलती है, सतलुज रिवर लेक मानसरोवर राकस से निकलती है। तो इनके ऊपर अभी तक जो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर या फिर अ, चाइना ने कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करा है। एक बहुत ही अच्छी बात है, कह लो आप इस चीज को, कि चाइना ने अभी तक तो इसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पे क्रिएट नहीं करा है। जो चल रहा है अभी तक वैसे ही शांति से चलता आ रहा है, जबकि ये दोनों ही चाइना से निकलती है, पर इसके ऊपर कोई भी अभी बात यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी एक इसमें आप याद रखिएगा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी में किस में कितना यहाँ पे पैसा दिया गया है, कितना कितना बोला गया है, इन दोनों के ऊपर आप लोगों से यहाँ पर सवाल किए जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा प्लीज, एवरीवन इसको नोट कर लीजिएगा। देन आता है ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी। अभी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके तहत केंद्र सरकार ने बोला है कि क्या बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म में क्या किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म के विरुद्ध शिकायतों का एक पैनल गठित किया जाएगा। सरकार यहाँ पे क्या कह रही है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर 3 ऐसी कमिटीज बनाएगी, जिसमें क्या होगा, जो सोशल मीडिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो भी शिकायतें हैं लोगों की, वो इसके तरीके से पूरी सॉल्व की जाएगी। एक नई कमेटी बनाई जा रही है। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें कितनी कमेटी बनाई गई है, 3। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिखो 3 है। और ये 3 लोग जो है यहाँ पर, इसमें कौन होंगे, इसमें सबसे पहले तो एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन के साथ 2 होल टाइम मेंबर होंगे जो हमेशा यहाँ पे काम करेंगे, और साथ में रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे जो कितने सालों के लिए सर्व करेंगे, 3 साल। ये आप जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक पैनल जो है वो क्या होगा, उसमें गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध के अध्यक्ष जो है वो आएंगे। दूसरे पैनल में यहाँ पर उनको जो हेड कौन बनेंगे, जो भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो उसको संभाल रही हैं, वो आएंगे। और तीसरा पैनल का यहाँ पर कौन हेड बनाया गया है, एक सीनियर साइंटिस्ट है कविता भाटिया। कविता भाटिया यहाँ पर जो कि सीनियर साइंटिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए। क्लियर हो गया ना, 3 पैनल्स हैं यहाँ पर। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी आप भी समझ सकते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, ऐसे बहुत सारी शिकायतें जिनको कोई सुनने वाला ही नहीं, हम कैसे बताएं, कहाँ तक पहुंचाएं अपनी बात को। तो आप भी जानते हैं कि इंटरनेट ओपन है, इंटरनेट का यूज हर कोई करता है, सब कुछ सबके सामने है, तो उसके लिए आपको पूरी एक, बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं करता, जिनको कोई जानता नहीं है, जिसमें कोई सुनता नहीं है, तो वो हम कैसे किसी को बताएंगे। तो उसके लिए आपको पूरी एक तरीके से कल्चर बताना पड़ेगा, एक कल्चर बनाना पड़ेगा जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिल पाए कि क्या है, किस तरीके से है। सारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक रिस्पॉन्स देने के लिए एक कंज्यूमर्स यहाँ पे बनाए जाए, एक ऐसा एक कमिटी तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट है सोशल मीडिया पर, कोई भी कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है, वो कोई भी कंटेंट यहाँ पे बनाया जाता है, उससे चीजें देखी हुई सारी जो है उनकी देख रेख करना, उनको रद्द करना, सारे काम देखे जाएंगे। अगर कोई भी यूजर है, वो जो भी उसने अपनी पूरी एक शिकायत करी है, उस पे जो उस कंपनी का डिसीजन आया है, वो अगर वहां पर उसको सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर ग्रीवेंसेस अपीलेट कमिटी, जो यहाँ पर एक ये जो बनाई गई है शिकायत वाली, इसमें 30 दिनों के अंदर अंदर वहां पे जाएगा, और वो 1 महीने के अंदर अंदर जब उसकी रिपोर्ट आई है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको सॉल्व करके लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। ठीक है ना। तो ये सब काम इसमें किया जाएगा, और यहाँ पर कमिटी जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट सेटलमेंट भी अपना सकती है। तो इसमें और लोगों की मदद भी ली जा सकती है। तो ये एक तरीके से पूरा स्टेप है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल बन सकते हैं। कौन है, कितने लोग शामिल हैं, इससे सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा T+1 सेटलमेंट के ऊपर। ये क्या चीज है T+1? ये एक है क्या चीज, देखो क्या होता है। ये सेटलमेंट ना स्टॉक मार्केट होती है ना, जो शेयर्स वहां पे यूज करते हैं, निफ्टी, बीएसई, एनएसई, उन सब में यूज करते हैं। T+1 का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ कि नई एक सेटलमेंट साइकिल आ रही है, लेकिन ये होता क्या है, पहले तो मैं ये समझा दूं T+1 चीज क्या है। क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग का काम होता है, लेन देन का पूरा काम, 24 घंटे के भीतर व्यापार से संबंधित सारी चीजें निपटा दी जाती हैं। जैसे T+1 में अगर यदि किसी ग्राहक ने बुधवार को शेयर खरीदे हैं, तो गुरुवार को उस ग्राहक के डीमैट खाते में वो जमा हो जाने चाहिए, उसे कहते हैं T+1। टी का मतलब क्या है, ट्रेड करा है आज, +1 मतलब आज ट्रेड किया है, तो उसके अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में पूरा जो भी खाता में जमा होना है वो जमा हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हो बात को, इसे कहते हैं T+1 सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि अभी जो निफ्टी है और सेंसेक्स जैसी चीजें जो है, उसमें यहाँ पर 256 लार्ज कैप और टॉप मिड कैप स्टॉक जो है वो अभी आए हैं यहाँ पर। 2001 तक जितने भी शेयर बाजार थे, उसमें साप्ताहिक निपटान प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, सप्ताह में किए जाएंगे। उसके बाद T+3 आया, 3 दिन तक। फिर यहाँ पे 2003 में T+1 की शुरुआत हुई यहाँ पर। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन T+1 यहाँ पे फाइनली हो गया है। जबकि यूएस, यूके और यूरो जोन का जो पूरा रीजन है, वो अभी भी T+1 पे नहीं आया। भारत इसको T+1 को इस्तेमाल करता है। अब T+1 में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, वो अपने शेयर को यहाँ पर बेचता है, तो उसे 1 दिन के भीतर पैसा भी मिल जाएगा, और जो खरीदार को भी यहाँ पर उसके डीमेट खाते में 1 दिन के भीतर भीतर शेयर मिल जाएंगे सारे। जितना कम यहाँ पे टाइम होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। 24 घंटे के अंदर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन डन। तो यहाँ पर एक छोटा व्यापार आपको निपटाना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा दृष्टिकोण के रूप में ये सही साबित हुआ है। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको यहाँ पर पूरी आपका जो आप चाहते हैं उस प्रकार से कर दिया जाएगा। और इसी पूरे की हेल्प से जो समग्र पूंजी की आवश्यकता है, उनको भी कम करने में मदद मिलती है। और इस शिफ्ट की वजह से जो क्या होगा ना, जो फंड्स और स्टॉक्स है वो और ज्यादा रोल होने शुरू हो जाएंगे, आवागमन उनका ज्यादा बढ़े। टाइम फ्रेम तो कम हुआ, ये समय की सीमा तो कम हुई है, प्लस साथ ही साथ जो इसके लिए रिस्क होता है या मुक्त करानी होती है पूंजी, वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। साथ ही साथ जो हम कहते हैं ना कि बहुत से लोगों के क्लियर नहीं हुए ड्यूज वगैरह, वो भी क्लियर हो गए, है ना, काफी हद तक क्लियर हो गए। तो जो होता है ना एक अनसेटल्ड चीजें हैं, वो भी रिड्यूस होनी शुरू हो गई। तो इसे हम कहते हैं T+1। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं T+1। टी वो जहां पर आप ट्रेड कर रही हो जिस दिन, T+1 आपका अगले दिन ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सारी चीजें मिल जाती हैं। और अभी भी फॉरेन फंड्स T+2 डेज में चल रहे हैं। ठीक है, T+2 जो है यहाँ पर फॉरेन ट्रेड्स का है, और T+1 सिस्टम जो है पूरा चल रहा है, लेकिन T+2 फॉरेन फंड्स के लिए किया जाता है। तो पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम है, काफी एफिशिएंटली तरीके से काम करता है। इसमें अब नए रिविजन चेंजेस आए हैं, तो जो भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे वो अभी अभी निकल के नहीं आए। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया T+1 का क्या होता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, T+1 का कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। बस आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि हमसे जो है वो सीधा पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? या आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से है। ओके
सो ये आप अपना लिख लीजिएगा। देन आते हैं सुंदरबन। अभी आप भी जानते हैं सुंदरबन यहाँ पर काफी न्यूज में रहते हैं। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको सुंदरबंस में ही एक ज्योतिर्देव टेम्पल के बारे में भी बताया था। ज्योतिर्देव जो एक टेम्पल है यहाँ पर, ये भी न्यूज में था। और वहां पर अभी ही एक टेम्पल है जिसमें जो सुंदरवन का जो एक टेम्पल है उसको नष्ट कर दिया है यहाँ पर। अभी सुंदरबंस, सुंदरबंस तो आप लोग जानते हैं एक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर है? 24 पारंगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। और इसका नाम वहां के एक पेड़ सुंदरी ट्री से आया। सुंदर, सुंदरी से सुंदर हो गया और बन का मतलब फॉरेस्ट हो गया। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से बनता है। गंगा जब बहती हुई आती है, जब वो बांग्लादेश में चली जाती है, तब उसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र आती है तब उसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। और जब पद्मा और जमुना का मिक्सचर हो जाता है तब नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। तो यहाँ पर पूरे इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। नॉट ओनली इन इंडिया, बांग्लादेश में भी बनता है। 60% हिस्सा इसका बांग्लादेश में और 40% हिस्सा जो है वो भारत के अंदर है। ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही है। तो ये पूरा जो एरिया है आप इसका देख सकते हो, 4262 किलोमीटर है, जिसमें से 2500 करीब जो है वो मैंग्रोव से ही बना हुआ है। बाकी सारे वहां पर आइलैंड छोटे छोटे से बने हुए हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का एरिया, बहुत ज्यादा बंगाल टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। टाइगर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको मॉनिटर लिजर्ड, एस्ट्रोइन क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल्स, बहुत बड़े जो है वो रेप्टाइल्स जो है ये भी मिलेंगे। लेपर्ड, तेंदुआ, भारतीय गेंडा, जावन गेंडा, दलदली हिरण, स्वैम्प डियर, हॉक डियर, जल भैंस, वाटर बफेलो, ये सब अभी जो है कम देखने को मिल रहे हैं, पर अभी भी कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। इस पूरे के आसपास जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज बनी हुई है। इसके पास एक रिवर फ्लो करती है, हरिभंगा रिवर, ये भी आप याद रखिएगा। और बाकी इस पूरे एरिया को यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है, और साथ ही ये रामसर साइट का भी एक दर्जा है। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स का होना। भारत के जो मैक्सिमम मैंग्रोव्स है वो सुंदरबंस में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, रत्नागिरी, महाराष्ट्र यहाँ भी मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं? सुंदरबंस में। बहुत जरूरी है, जो भी सुनामी फ्लड वगैरह आते हैं उनसे प्रोटेक्शन भी हमें ये प्रोवाइड करने में कामयाब होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए प्रेजेंट होना। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि देखो मैंग्रोव्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंग्रोव्स हमारे तूफान, चक्रवात, ज्वार, लहरें, जितने भी जल मार्ग है उसमें जब जब जो सॉल्ट वाटर का रिसाव होता है, ये सबसे हमें काफी प्रोटेक्ट करते हैं। शेल फिश, फिन फिश, इन सब के रूप में भी काम करते हैं बहुत ही। और हमारे टाइगर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैबिटेट के रूप में, एक स्थल के रूप में ये काम करते हैं। तो ये हमारी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करने में भी हमारी ये मदद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रीजन देख सकते हो सुंदरबंस का, देखा है ना मैप में, सब लोगों ने इसी तरीके से दिखता है सुंदरबंस। तो ये रीजन हमारे इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये इन सारी चीजों को हमें हेल्प करने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ही जो है एक्सरसाइज वीर गार्जियन जो है वो एक्सरसाइज यहाँ पे 2023 की गई है। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, अभी 5 दिन पहले की गई थी। हमसे पूछा जाएगा कि ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं। ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है। एयरक्राफ्ट की हेल्प से की जाती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान के साथ हमारी की जाती है। सेकेंड जॉइंट एक्सरसाइज है ये हमारी उनके साथ, जिसमें हमारे भारत का सुखोई SU-30 MK-1 फाइटर क्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है। 16 दिन लंबी एक्सरसाइजेस चली हैं ये वाली, तो इसको भी याद रखना, इसे पूछा जा सकता है। ये कहाँ पर हुई है? बेंगलुरु एयरबेस पे जो है इसको यहाँ पर किया गया है। ठीक है। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 1 और 3, ये सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत दी गई है। 26 जनवरी को ही इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में की जाती है। ठीक है। और ये इंडिया में नहीं हुई है, ओके सॉरी, इंफॉर्मेशन ये वाली स्टेटमेंट गलत है, जापान के अंदर की गई है। ठीक है।
और ये फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट बायलैटरल है ये, सेकंड वगैरह कुछ भी नहीं है, फर्स्ट है वीर गार्जियन। और ये जापान में कंडक्ट की गई है, दोनों ने मिलकर के करी है, लेकिन होस्ट कौन है? जापान है। कहाँ पर, अगर मैं आपको लिखवा दूं कौन से एयरबेस में, ये भी लिख लीजिए, हयाकुरी एयरबेस जापान, जिसमें हमारे 4 सुखोई एयरक्राफ्ट जो है वो गए हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके ऊपर काफी ट्वीट करके भी बताया था, अगर आप लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए सब कुछ यहाँ पर, तो ये कंप्लीट कर लीजिए पूरा, इसको नोट कर लो, इससे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर के पाशमिना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पाशमिना शॉल सबके घरों में होंगी, हमारी मम्मियों को बहुत पसंद होती हैं ये शॉल्स, मेरी मम्मी को तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये पाशमिना जो है यहाँ पर, ये पाशमिना शॉल न्यूज में है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पाशीन जो एक गोट है, चंगाथांगी गोट, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलती है, ये उससे जो है वो शॉल्स यहाँ पे बनाई जाती हैं। बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती, लेकिन ये कश्मीर की एक वूल है जो कि स्पेशल गोट से ही यहाँ पर ली जाती है। इनको यहाँ पर एक जीआई टैग भी दिया जा चुका है, कश्मीर के सैफ्रॉन को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। जो पूरी जो शॉल होती है ना, शॉल यहाँ पर बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है। एक तो होती है कानी शॉल। कानी शॉल कैसी शॉल होती है? जिसको आप वूवन करके बनाते हो। एक होती है एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, उसे कहते हैं सोजनी शॉल्स। लेकिन इस शॉल में जो फैब्रिक, जो मटेरियल यूज किया जाता है वो 3 तरीके का होता है, टश फैब्रिक, पाशमिना फैब्रिक और राफल फैब्रिक। ठीक है, पाशमिना जो है यहाँ पर गोट से यहाँ पे यूज किया जाता है, और ये टश फैब्रिक जो होता है ये भी एक एंटीलोप है, जो तिब्बतन एंटीलोप होता है उससे बनाया जाता है। और रफ भी यहाँ पर, रफल जो है वो भी एक मरीनो वूल है, उससे निकाल के बनाया जाता है, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, तो पाशमिना शॉल्स भी याद रखिएगा, बहुत पुरानी हिस्ट्री, बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, और अकबर के टाइम पीरियड में या फिर मुगल्स के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा यूज में आई थी। ठीक है, तो पहली बार नहीं, हम कहते हैं ना कई बार शॉल जो है वो दी जाती है भेंट में, ये ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने। बाबर ने जो है ये एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया था कि आप शॉल के रूप में आप किसी को ये चीज एक आप भेंट कर रहे हो। पहले के टाइम पे शर्ट भेंट की जाती थी, गाउन, ट्राउजर, ये टर्बन, ये सब भेंट करते थे। तो उन्होंने उसको कहते थे खिलात। खिलात, ये जो इस तरीके से भेंट करना, और वो पाशमिना से बने होते थे। फिर उसके बाद इसको स्टार्ट किया अकबर ने। अकबर ने पाशमिना शॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा देनी शुरू कर दी। फिर ये जो है यहाँ पर एक रिवाज सा बन गया इस चीज का। और यहाँ पर इवन नॉट ओनली इन इंडिया, नेपोलियन बोनापार्ट की जो वाइफ थी एम्प्रेस जोसेफिन, उन्होंने भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया और फैशन आइकन बना दिया इस चीज को। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक इस तरीके से इस्तेमाल करने वाली पाशमिना है जो कि बहुत मिलती है। रॉ पाशमिना आपको कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलेगी, और एक पाशमिना शॉल बनाने के लिए करीब करीब 180 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये कहाँ बनाई जाती है? श्रीनगर में। श्रीनगर में इस चीज का पूरा हब आप कह सकते हो कि वो बना हुआ है। इज दिस क्लियर एवरीवन टू ऑल ऑफ यू? यही था आज के हमारे इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल्ड एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए, आपको जल्द ही यहाँ पर पूरा बजट और डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर। जय हिंद।